बुधवार को बकरीद है और उससे पहले देश का सियासी और सामाजिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। शहर शहर बहस छिड़ी है। गलियों से लेकर हाउसिंग सोसाइटी तक तनातनी बढ़ती दिख रही है और कुर्बानी का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीति, कानून व्यवस्था और सामुदायिक तनाव का बड़ा विषय बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसकी तपिश सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है, जहां पर मुंबई, मीरा रोड, ठाणे और कई दूसरे इलाकों में सोसाइटियों के भीतर ही कुर्बानी को लेकर विरोध खुलकर सामने आ रहा है। कहीं निवासी संगठन कुर्बानी पर रोक की मांग कर रहे हैं, तो कहीं इसको धार्मिक अधिकार बताकर जवाबी आवाजें उठ रही हैं। नतीजा यह है कि त्योहार से पहले ही माहौल में बेचैनी और सियासत दोनों का पारा चढ़ चुका है। बकरीद को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कोई खुलेआम कुर्बानी के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा है, तो कोई सामाजिक सौहार्द और कानून पालन की अपील कर रहा है। नेताओं के बयान लगातार माहौल को और गर्म कर रहे हैं। उधर प्रशासन भी किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। कई राज्यों के संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डीपोर्ट की नीति लागू हो चुकी है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। ऐसे में बकरीद से पहले देश के कई हिस्सों में सिर्फ त्योहार की तैयारी नहीं चल रही है, बल्कि सियासत, सुरक्षा और सामाजिक तनाव एक साथ परीक्षा भी इसकी होती नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में जिला प्रशासन के द्वारा तमाम नियम बनाए गए हैं कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए। जिस जगह पर कुर्बानी आपको देनी है, जहां पर आपको नमाज पढ़नी है, उसकी अनुमति प्रशासन से आपको पहले लेनी होगी। वहीं घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल सरकार सख्त हो चुकी है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे, लगातार बैठकें कर रही हैं और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश उनकी तरफ से दिया गया है। राज्य में घुसपैठियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है और घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट यानी कि उनकी पहचान करना, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए उन्हें डिलीट करना और उसके बाद उन्हें जिस देश से ये घुसपैठी आए हैं वहीं पर इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। अब घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने की बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ आदेश दिया गया है सभी अधिकारियों को और इसकी कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में जितने भी घुसपैठी अलग अलग जिलों में रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और उसके बाद जो उनकी तरफ से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं उन्हें डिलीट किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का साफ कहना है, कोर्ट में पेश करके जेल में रखकर सरकार का पैसा क्यों खर्च करना। जिस देश से ये घुसपैठी आए हैं उन्हें उसी देश में भेजा जाएगा। वही बात की जाए, चूंकि बकरीद को लेकर भी कई जगहों पर तनाव की स्थिति देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने हर जगह पर मोर्चा संभाल लिया है। जो संवेदनशील इलाके वहां पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही, सीसीटीवी कैमरे से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही। प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी कुर्बानी ना की जाए, यह अपील भी की गई है और साफ साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि जो लोग भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुर्बानी पर बवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल, यानी कि प्रशासन की टीम पहले से ही तैयार है। खुले में नमाज ना हो, खुले में कुर्बानी पर रोक, नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं और जो लोग भी नियमों का पालन नहीं करेंगे और अगर एक जगह पर लोगों की गैदरिंग होती है, काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नमाज करते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी को लेकर भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी नहीं दी जाए। ये साफ निर्देश दिए गए हैं और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की, वहां पर साफ निर्देश दिए गए कि जो कानून व्यवस्था है उसके साथ में कोई खिलवाड़ ना किया जाए। जो नियम कानून बनाए गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई कुर्बानी ना दी जाए और सार्वजनिक स्थल पर नमाज ना की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह साफ निर्देश दिया गया था। पहले तो अपील की गई थी उनकी तरफ से प्रदेश के लोगों से कि अगर लोगों की ज्यादा भीड़ होती है तो आप शिफ्ट में नमाज अदा करिए, किसी भी सड़क पर आप लोग नमाज ना करिए और खुले में कुर्बानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत होती भी दिखाई दे रही है। देखिए क्या है कि आज चर्चा हो रही है
और खुद अंजनी आपने भी देखा होगा, धीरेन्द्र माफ़ कीजिएगा, खुद आपने भी देखा होगा कि जब हम छोटे थे, उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, बहुत सारे राज्य, मतलब राजस्थान, हर राज्य का कुछ एक इलाका होता था जो फ्राइडे के दिन दोपहर में पूरा ब्लॉक हो जाता था। अगर ईद है तो आप देखिए कि वो पूरी तरीके से ब्लॉक। मैं हालिया का एग्जाम्पल, मैं अपना खुद का उदाहरण आपको दूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि आज इतनी चर्चा क्यों राजनीतिक बयानबाजियां आ रही हैं। तो जैसे राजस्थान का मसला, अगर हम आमेर का जिक्र करें, आमेर देवी जी का, वहाँ पे आमेर किला है, वहाँ के राजा का, जयपुर के राजा का, और उसकी बहुत हिस्टोरिक मान्यताएं हैं, और वहीं पर देवी जी का मंदिर भी है और उसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। और अभी हाल ही में जब ईद गई थी तभी 9 दिन के नवरात्र चल रहे थे, लेकिन जब मैं दर्शन करने पहुंची तो मुझे एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। वजह ये नहीं थी कि दर्शन के लिए लंबी लाइन थी, वजह थी कि मंदिर के ही परिसर में वो महल है और उसी दिन ईद के बाद की छुट्टी थी, सैटरडे संडे। तो पूरा का पूरा जो जयपुर का आमेर का वो इलाका और उसके आसपास के इलाकों के जितने भी उस समाज के लोग थे, जाहिर तौर पे ईद मनाने के लिए आए हुए थे। वहाँ भी मैंने झड़प देखी कि हिंदू समुदाय का व्यक्ति का मानना का था कि हम तो माता जी के दर्शन कर रहे हैं, हमारा नवरात्र चल रहे हैं, उनका मानना था हम ईद मना रहे हैं, और अब वो ईद मना रहे हैं अपने तरीके से, पर जो कोई व्रत करके मंदिर पहुंचा है वो अपने तरीके से मनाना चाह रहा है। तो वो भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, यहाँ पर मैंने अभी आपको कोई मार काट की बात नहीं बताई है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चाहे फिर कभी हनुमान जयंती की बात हो, चाहे फिर तमाम तरीके के किसी भी ऐसे मौके की बात हो, हर बार एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को डोमिनेट किया है। हनुमान जयंती, माता जी का अगर नवरात्र में हो रहा, उसी समय अगर नमाज अदा की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर आप नवरात्र में नहीं लगा सकते, लेकिन आप लाउड स्पीकर में नमाज अदा कर सकते हैं। तो दरअसल ये मसला उस धार्मिक असंवेदनशीलता का है जहां पर अब एक समुदाय को लगता है कि हमारी कोई सुनेगा। तो अब मीरा रोड की अगर बात कर लेते हैं तो दरअसल ये एक पूनम हाउसिंग सोसाइटी थी, वहां पर बकरे इकट्ठे किए गए। जो धार्मिक संगठन थे या वहां के रिलेटेड लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसे कैसे आप ऐसे बहुत सारी बकरे इकट्ठे कर लेंगे, सार्वजनिक स्थल पर काटेंगे, ये तो नहीं होगा। और फिर वो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर नियम कानून आए। तो ऐसे में जाहिर तौर पे दो धड़ों या दो समुदाय के बीच में एक बार फिर खींचतान हुई। अब कल बकरे ईद है, पॉलिटिकल बयानबाजी आ रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसे मुद्दों पर सियासत गर्म हो ही जाती है। अब ये एक संवेदनशीलता वाला इशू है। पहले एक समय ये भी था कि सब अपने अपने त्यौहार मनाया करते थे, अपने अपने त्यौहार मनाते हुए एक दूसरे को इनवाइट करते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते थे, पर शायद आज वो समय नहीं रहा है, और जिसका राजनीतिकरण भी हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबे समय एक समुदाय दबता आया। अब उस दूसरे समुदाय को ये लगता है कि आज हमारी आवाज़ कोई सुनेगा, तो वो अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है, जिसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं। और अदिति, इस बार पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में फर्स्ट टाइम बीजेपी की सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, और अभी तक जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए हैं वो देखने वाले भी हैं। किस तरह से उन्होंने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन 45 दिनों का समय दिया, जमीन मिलेगी उन्हें। साथ ही साथ लाउड स्पीकर की आवाज़ एक सीमित मात्रा में रहे अगर नमाज अदा होती है। साथ ही साथ उनकी तरफ से इस बार भी ये आदेश दिया गया कि खुले में कोई नमाज नहीं होगी, सार्वजनिक स्थल पर कोई नमाज नहीं होगी, खुले में कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में इस बार किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं शुभेंदु अधिकारी को? खासकर पिछली बार की अगर बात की जाए, जब टीएमसी का वहां पर राज था, टीएमसी की सरकार थी, उस वक्त देखा गया था कि कई ऐसी सोसाइटीज थी जहां पर हिंदू भी रह रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रह रहे थे, लेकिन वहां पर सोसाइटी के अंदर कुर्बानी दी जा रही थी, जिसका कई लोगों ने विरोध भी किया था। देखिए, जाहिर तौर पे अभी चुनाव हुए हैं, और ये चुनाव, अगर हम कई बार कहते हैं ना, चुनाव होता है विकास पर, डेवलपमेंट पर, काम पर, समुदाय जिसे बोलते हैं कि जातीय समीकरण पर ये चुनाव एक लार्जर पिक्चर में हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर हुआ। और जो मैं बात आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी धीरेन्द्र की, एक बहुत लंबे समय तक एक समुदाय डर के जीता रहा। बहुत लंबे समय तक सरस्वती पूजा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस दिन मुहर्रम थी। तो वहां का जो एक समुदाय है वो इस बात से नाराज है। तब बोल नहीं सकता था, टीएमसी की सरकार थी, आज बोल सकता है। तो आज, और फिर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, और अब बीजेपी में है। उन्होंने वो सब कुछ करा भी है, देखा भी है, समझा भी है, और अब वो ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल है।
इसीलिए अगर उन्होंने फेंसिंग की बात करी, जैसे इतना एकड़ ऑफ लैंड दे दिया बीएसएफ को, तो उन्होंने फिर मदरसों में ये भी कहा कि वंदे मातरम गाया जाएगा। उन्होंने लाउडस्पीकर पे ये बात की, उन्होंने कहा कि अगर बहुत बड़ी संख्या में नमाज पढ़ी जा रही है तो टुकड़ों में, तमाम तरीके की बात की, क्योंकि लंबे समय तक इस पर कोई पूछा नहीं जाता था, कोई लॉ नहीं था, बस होता था। और इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा था जब सरस्वती पूजा, सिर्फ बंगाल के लिए सरस्वती पूजा एक त्योहार है, देश भर के लिए है, लेकिन बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, नए साल की तरह मनाया जाता है। प्रॉपर स्कूल से लेकर घरों में पूजा होती थी, लेकिन क्योंकि मुहर्रम था तो इसलिए सरस्वती पूजा रोक दी गई। कई बार ऐसा हुआ, दुर्गा पूजा है और ऐसे ही उस समय ईद और उस तरह की बात है, तब भी कहीं ना कहीं एक समुदाय की बात आई। हालांकि देखिए, बात है सेंटिमेंट की, कोई भी सरकार हो, उस सरकार के अंदर उस राज्य के तमाम लोग उसी के जैसे प्रजा की तरह हैं। बात है बैठ के समझने की, क्योंकि कम्युनल वायलेंस एक ना एक दिन जब सरकारें बदलती हैं तो ये स्थिति लोगों पे ही भारी पड़ती है। आज कोई भारी है तो कल कोई भारी होगा, और उसी की तस्वीर है आज। जो एक तबका भारी रहा, आज वो दूसरा तबका दूसरे पे हावी होना चाहता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। ज़रूरी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग अपने अपने त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं, दूसरे को अपने मनाने दें, कोई किसी पर हावी ना हो, जिससे कि दूसरा समय ना आए कि वक्त पलटेगा तो हम तुम पर हावी होंगे। जाहिर तौर पे आप मन के अंदर मन मुटाव वो रखते हैं और फिर समय बदलता है तो आप उसको निकालते हैं। यही आपको मीरा रोड में देखने को मिला। अदिति, प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की, तमाम प्रयास और तमाम कोशिशों के बाद भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं। प्रशासन के लिए कितनी चुनौती होती है ऐसे मौके पर वहां पर व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखना? देखिए, प्रशासन अगर, जैसे उत्तर प्रदेश कभी नहीं सोचा था कि एक रात में इतना बदल जाएगा। जब 2000 सरकार बनी, जब 2014 के बाद जब माहौल बदला और उसके बाद 17 में सरकार बनी, उससे पहले कभी नहीं सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश ऐसा बदलेगा। प्रशासन क्योंकि बहुत स्ट्रांग था, सरकार स्ट्रांग थी, सरकार का प्रशासनिक काम स्ट्रांग था, इसलिए सब कुछ हो पाया, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल हो पाया। नहीं तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर कभी नहीं सोचा था, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर कभी नहीं सोचा गया था। लेकिन जब शराब पे कंट्रोल किया नीतीश कुमार ने, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया, तो लालू के काल से लेकर ये वाला लॉ एंड ऑर्डर आया था नीतीश कुमार के काल में, जहाँ पे प्रशासनिक चीज़ें स्ट्रांग थी तो वहाँ पर चीज़ें भी बदली। तो प्रशासन अगर स्ट्रांग हो तो चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत आसान काम है, वो चुनौतीपूर्ण काम है, 24 घंटे का काम है। कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, और फिर उसमें फैसले लेना और उस दो तबकों को संभाल के रखना, सेंटिमेंट्स को बचा के रखना, ये भी एक बहुत प्रशासनिक खूबी वाली बात है। लेकिन सरकार जब स्ट्रांग होती है, इंपॉर्टेंट फैसले लेती है, प्रशासन जब स्ट्रांग होता है तो कोई भी बदलाव, तब्दीली हो सकती है। और हर बार अदिति देखा जाता था जब प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई सख्त पाबंदियां या नियम लागू किया जाता था तो खुलकर इसका विरोध भी देखने को मिलता था, खास तबके के द्वारा, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए। अगर कोई इस तरह का नियम कानून बनता था तो सबसे पहले इमाम की बात करें, मौलवी की बात करें, उनकी तरफ से विरोध देखने को मिलता था। लेकिन इस बार खुद जो इमाम हैं, मौलवी हैं, धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से खुद अपील की जा रही कि सरकारी नियमों का आप लोग पालन करें। बिल्कुल, देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है और थोड़ी समझदारी भी है, क्योंकि पहले एक समय था कि सरकारें कहीं ना कहीं बैकडोर से फेवर करती थी, तो प्रशासनिक बातों का मानना या ना मानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता था, और इसीलिए एक तबका ये कहता था कि कोई कुछ भी कहे, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन जब प्रशासन पीछे से, पर्दे के पीछे से अगर आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, तब इस तरह की बातें आती हैं कि इमाम भी कह रहे हैं कि भी ऐसा ना करें, क्योंकि जाहिर तौर पर अब सरकार वो नहीं है जो कि आप फ़ोन करके छुड़वा लेंगे, बचा लेंगे। तो सरकारें जब बदलती हैं, आपका सपोर्ट जब पीछे से हटता है, तो जाहिर तौर पे फिर वो एक समाज को ये सोचना पड़ता है कि अब हम वो नहीं कर सकते मनमानी जो हम किया करते थे। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल, चूंकि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनी है तो वहां पर भी कई सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं, जैसा कि अन्य बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया गया है। उसी तरह की कुछ पाबंदियां वहां भी हैं कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, इसीलिए वहां पर नमाज ना अदा की जाए, एक जगह पर काफी लोग इकट्ठा ना हो, सार्वजनिक जगहों पर कोई कुर्बानी ना दी जाए, इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। और साथ ही साथ इमाम और धार्मिक गुरु, मौलवी भी लोगों से अपील करें कि जो सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं उनका आप लोग पालन करिए।
भीड़ ज्यादा होती है तो सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि आप शिफ्ट वाइज अपनी नमाज अदा करने के लिए पहुंचिए। दूसरी मस्जिदों में आप नमाज अदा कर सकते हैं, या फिर कोई आपको सार्वजनिक स्थल अगर चाहिए तो उसकी अनुमति आपको प्रशासन की तरफ से पहले लेनी होगी। सड़क पर नमाज पूरी तरह से बैन है। सड़क पर कोई नमाज अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर प्रशासन के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि वहां पर उपद्रव हो सकता है, तो उन इलाकों की विशेष निगरानी रखी जा रही। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। ऐसे इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती हर जगह पर की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, चूंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इस बार यह मुद्दा हावी रहने वाला है, क्योंकि वहां पर कई ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं लोगों के ऊपर जो पहले यानी कि टीएमसी के सरकार में नहीं थी। यानी कि लोग खुलेआम अपनी मनमर्जी करते थे, सड़क पर नमाज अदा करते थे और सार्वजनिक जगहों पर ही लोग कुर्बानी दे दिया करते थे। सोसाइटी के अंदर लोग कुर्बानी दिया करते थे, जबकि वहां पर दोनों कमेटी के लोग रहते थे, मतलब अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। तो ऐसी जगहों पर कुर्बानी ना दी जाए, यह प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। घुसपैठिए भी एक बड़ा मुद्दा है। घुसपैठियों को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और उनकी तरफ से साफ अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी घुसपैठियों की तलाश शुरू करिए। कौन कौन घुसपैठिए कहां कहां पर रह रहे हैं, किन किन इलाकों में रह रहे हैं, कहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान करिए, कितने सालों से रह रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, उनको आप डिलीट करिए। और उसके बाद जिस देश से ये घुसपैठिए भारत की सीमा में घुसे हैं उनको वापस वहीं पर भेजिए। इनके लिए होल्डिंग सेंटर्स भी अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं।